हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा अंतर्गत पेपर 1 की यूनिट 2 इतिहास में यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 2 में देखते हैं क्या क्या है। यूनिट 2 में सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। इसमें गर्दभील वंश, नागवंश, औलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्च कल्प वंश या प्राचीन काल के वंश हैं। और गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंद, परमार, तोमर, गोंड वंश और कच्छप घाट ये मध्यकाल के वंश हैं। इस तरह से 12 वंश हैं जिनका हमें अध्ययन करना होगा। इससे संबंधित परीक्षा में पूर्व की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीलिम्स की दृष्टि से भी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी तक परिव्राजक वंश, उच्च कल्प वंश, कलचुरी, चंदेल, परमार, इन वंश से अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में और 10 मार्क्स में। अब जो वंश रह गए हैं, इन वंश से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं हम। 2014 से 24 तक के मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे 2022 में राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ परमार वंश से संबंधित, कलचुरी वंश से, 64 योगिनी वंदरकर्मा और प्रागैतिहासिक काल भीमबेटका, गोंडवाना कालीन रियासत से यह क्वेश्चन, परीक्षित देव बुंदेला, उच्च कल्प वंश, राजा यशोवर्मन औलिकर वंश से संबंधित, राजा 2024 का ही एक क्वेश्चन और है। राजा धंग का मूल्यांकन कीजिए, परिव्राजक वंश पर टिप्पणी, कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश 2024 में ही आया है। और परमार काल में घटित प्रमुख घटनाओं का वर्णन 10 मार्क्स में आया, 200 वर्ड्स में। देख सकते हैं हम कितना इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट आया है परमार वंश का ही है, हालांकि इसको पर्यटन में भी ले सकते हैं। भोजपुर के शिव मंदिर की वास्तु शिल्पी का वर्णन, जैव भुक्ति, चंदेल वंश से संबंधित 2021 का क्वेश्चन। 2019 में क्वेश्चन आया है चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन। 2018 और 2015 दो बार आया है क्वेश्चन, भोज परमार की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। इस तरह से हम देखते हैं यह टॉपिक मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते रहे हैं। चलिए कुल 12 वंश हैं जिनके बारे में हम 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में अपने आंसर तैयार करेंगे। देखते हैं सबसे पहले गर्दभील वंश, गर्दभील राजवंश। सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे गर्दभील राजवंश के अंतर्गत। इसका शासन उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, विदिशा, आगर इन स्थानों पर मध्य प्रदेश में इसका शासन रहा। गर्दभील वंश का परिचय देंगे हम। गर्दभील वंश मध्य प्रदेश के उज्जैन में शासन करने वाला एक प्राचीन राजवंश है। इसकी स्थापना 182 ईसा पूर्व में हुई। संस्थापक राजा गर्दभील, इनका दूसरा नाम गंधर्वसेन भी था। यह राजवंश भील जनजाति से संबंधित था जिसका शासन क्षेत्र उज्जैन, आगर, झाबुआ, अलीराजपुर, विदिशा, ओमकारेश्वर तक रहा। 3 मार्क्स में आता है तो हम इतना लिख देंगे। 2 मार्क्स में आने लगे हैं अब आंसर्स। तो यदि 7 मार्क्स में आता है तो हम और इसका डिटेल लिखेंगे गर्दभील वंश के बारे में। महत्व है, क्यों है इसका महत्व? क्योंकि इन्होंने गर्दभील वंश ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसके स्रोत पुराण में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण भी है। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण जिनसेन के द्वारा रचित, इसके अलावा कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ रघुवंशम, कुमार संभवम इत्यादि से हमें इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके प्रमुख शासक, गर्दभील वंश के प्रमुख शासक राजा जो गंधर्वसेन थे, इनके 2 पुत्र थे, भर्तहरि और विक्रमादित्य। भर्तहरि राजा, इन्होंने संन्यास ले लिया था और वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी इनके राजा विक्रमादित्य रहे।
भर्तहरि राजा के बारे में हम पढ़ते हैं। भर्तहरि राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे, उज्जैनी के राजा थे, संस्कृत साहित्य के महान कवि, नीतिकार थे, बाद में वैराग्य धारण कर लिया है। इनकी रचनाएं शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और वाक्यपदी में व्याकरण ग्रंथ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। क्वेश्चन आ सकता है भर्तहरि की गुफाओं के बारे में। यह है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इनका निर्माण परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में कराया था। यहाँ राजा भर्तहरि ने तपस्या की थी। यह नाथ संप्रदाय के साधुओं का प्रिय स्थान है और योग साधना के लिए उत्तम स्थान माना जाता है। यहाँ की गुफा में रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है। इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। राजा भर्तहरि संस्थापक, महत्व, स्रोत, रचनाएं राजा भर्तहरि की गुफाएं और गुफाओं की विशेषता। नेक्स्ट है इनके उत्तराधिकारी राजा विक्रमादित्य। देखते हैं। गंधर्व सेन के वास्तविक उत्तराधिकारी हुए। इन्हें प्रथम हिंदू चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। इन्होंने 58 ईसा पूर्व में गर्दविल वंश का शासन संभाला एवं लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। उनकी उपलब्धियां हमने, आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा गुप्त काल का, उसमें एक मैंने अलग से क्वेश्चन दिया है। राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मुख्य परीक्षा में पूर्व में पूछा जा चुका है, उसका आंसर मैंने लिखा है, आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखी हूँ उनकी उपलब्धियां। विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर उज्जैनी राज्य पुनः प्राप्त किया और विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया। इसे कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है। इनकी उपलब्धियां रही। नवरत्न थे इनके दरबार में। नवरत्नों के नाम: धन्वंतरी, प्राचीन भारत के आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की ज्ञाता रहे। इनके ग्रंथ थे रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, चिंतामणि प्रकाश भी है, ग्रंथ हम याद रखेंगे। नेक्स्ट इनके नवरत्न में शामिल थे छपड़क, ये न्यायविद और दर्शन शास्त्री थे। इनके ग्रंथ भिक्षाटन, नानार्थ। अमरसिंह साहित्यकार रहे, ग्रंथ अमरकोश इनका। शंकु एक प्रमुख ज्योतिष शास्त्री थे। विकाल भट्ट विक्रमादित्य के सलाहकार, इनके ग्रंथ था पंचविशिका। घट खरपर कवि थे, इनका ग्रंथ नीति सार। कालिदास ये राजकवि थे विक्रमादित्य के दरबार में। इनके ग्रंथ हैं खंड काव्य, ऋतु संहारम, मेघदूतम, महाकाव्य में कुमार संभवम और रघुवंशम और नाटक में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास पर 3 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए हम नवरत्नों को याद रखेंगे। और नेक्स्ट है बराहमिहि, ये गर्तक खगोल शास्त्री थे। और लास्ट है वररुचि, ये व्याकरणाचार्य थे। इनके ग्रंथ है पितृकौमुदी और विद्या सुंदर, ये इनके ग्रंथ रहे। इस प्रकार से हमारे कालिदास के, राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम हुए। इनको हमें याद करना होगा और इनके ग्रंथ और क्या थे ये हमें याद करना होगा। इस प्रकार से हमारा गर्दविल वंश पूरा होता है। 200 वर्ड्स में आता है, तो हम इतना लिख के आएंगे। इनका परिचय, एक मैप बनाएंगे, इनके स्रोत और राजा भर्तहरि और राजा विक्रमादित्य के बारे में। इसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष पर। चूंकि मध्य प्रदेश से प्रमुख राजवंश से संबंधित है, अतः हमें निष्कर्ष में मध्य प्रदेश के ने इनके संबंध में क्या किया है वो बताना होगा। तो लिखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजा विक्रमादित्य की याद में विक्रमोत्सव के तहत लाल किले से मंचन को प्रारंभ की शुरुआत वर्ष 2025 से किए जाने की घोषणा की है। दिल्ली का जो लाल किला है वहां से विक्रमोत्सव मनाया जाएगा, उनका मंचन किया जाएगा, उनका गुणगान गाए जाएंगे। अभी अप्रैल 2025 में ही यह घोषणा हुई है। इसे सम्राट विक्रमादित्य महानत्या नाम दिया गया है। यह हम निष्कर्ष जरूर लिख कर आएंगे क्योंकि क्वेश्चन मध्य प्रदेश के संदर्भ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वंश। गर्दविल वंश के बाद नेक्स्ट आता है हमारा नागवंश।
इसके संस्थापक वैश्यनाथ थे। राजधानी ग्वालियर और विदिशा, पहले ग्वालियर थी, पहले विदिशा थी, बाद में ग्वालियर को राजधानी बनाया। एक मैप बना देंगे, उसमें दर्शा देंगे नागवंश का साम्राज्य ग्वालियर विदिशा। इसके अलावा मथुरा में भी, झांसी, कानपुर में भी इनका शासन था, लेकिन मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे तो ग्वालियर और विदिशा में। ग्वालियर जिसका पुराना नाम पद्मावती था, तो इनका साम्राज्य था, विदिशा लिखेंगे नागवंश का साम्राज्य। पद्मावती आधुनिक पवाया ग्वालियर के पास और विदिशा के आसपास रहा। इनका शासनकाल 300 से 400 ईस्वी में रहा लगभग। एक वाकाटक शिलालेख के अनुसार इस वंश के शासक अपने कंधों पर शिवलिंग रखते थे, अतः इन्हें भारशिव कहा गया। तो भारशिव भी कहा जाता है वाकाटक अभिलेख शिलालेख के अनुसार, क्योंकि अपने कंधे पर शिवलिंग रखते थे। कहाँ से हमें इनकी जानकारी प्राप्त हुई नागवंश की? जो सिक्के प्राप्त हुए हैं विदिशा से काफी मात्रा में, पद्मावती से काफी मात्रा में सिक्के मिले हैं। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। हर वंश का हमें स्रोत लिखना होगा, मैप बनाना होगा, परिचय देना होगा, प्रमुख शासक के नाम लिखना होंगे और इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ रहा यह हमें दर्शाना होगा, तो हमारा आंसर पूरा माना जाएगा। इनका विस्तार कहाँ था? मथुरा, कानपुर, झांसी पर भी इनका शासन का उल्लेख मिलता है। गुप्त साम्राज्य के साथ कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया, उन्होंने कई साम्राज्य को अपने अधीन किया था। यह महत्व, इन्होंने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए तथा वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित किया, यह इनका महत्व है। प्रमुख शासक हैं भीमनाग, वैश्यनाग जो कि संस्थापक हैं, स्कंदनाग, वसुनाग, बृहस्पतिनाग और गणपतिनाग अंतिम शासक हैं गणपतिनाग। राजधानी पूर्व में विदिशा, बाद में पद्मावती। उनकी कुल देवी विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। नागवंश से संबंधित प्रतिमाओं को रायसेन के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। तथ्य हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित हुआ, जो रायसेन का पुरातत्व संग्रहालय है वहां पर नागवंश की जो प्रतिमाएं अवशेष के रूप में प्राप्त हुई हैं उन्हें संग्रहित किया गया है। इस क्वेश्चन को 7 मार्क्स में ही आने की संभावना है। इन पॉइंट को हमें याद रखना है और अपने आंसर्स को लिखना है इस तरह से। इसके अलावा हमें इस नागवंश में कुछ भी नहीं पढ़ना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वंश है, अभी हमने पढ़ा गर्दभील वंश, नागवंश। नेक्स्ट पढ़ते हैं औलिकर वंश। औलिकर वंश के बारे में मध्य प्रदेश का एक प्राचीन राजवंश है, मध्य प्रदेश का मैप बना देंगे तो औलिकर वंश के बारे में लिखेंगे। मंदसौर के आसपास यहाँ का वंश रहा जिसने मालवा राज्य पर शासन किया। स्थापना दसपुर, वर्तमान में जिसे मंदसौर कहते हैं, और जयवर्मन द्वारा इसकी स्थापना की गई। औलिकर वंश, प्रथम औलिकर वंश जो था वो 400 से लगभग 575 ईस्वी तक रहा। जयवर्मन ने स्थापित किया और उसके बाद बंधु वर्मन थे जो कुमारगुप्त प्रथम के सामंत थे। स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हुआ था इस समय जब जयवर्मन ने स्थापित किया, लेकिन बाद में औलिकर वंश लगभग, इसका निश्चित तिथि इतिहास में ज्ञात नहीं है, लेकिन लगभग 500 से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी में जो औलिकर वंश स्थापित हुआ, स्वतंत्र रूप से स्थापना की यशोधर्मन ने। और इनका दूसरा नाम विष्णुवर्धन भी था। यशोधर्मन पर पूर्व में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, हमें याद रखना होगा। राजधानी दसपुर को बनाया और इसके अन्य शासक थे जयवर्धन, सिंहवर्मन, नरवर्मन। स्रोत हमें दसपुर अभिलेख से मिलता है। दसपुर अभिलेख में हमें मिलता है कि जो गिल्ड मतलब सूत काटने वाले व्यापारी थे, उन्होंने दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और इनका महत्व है, इन्होंने मालवा को मालवा नाम देने का श्रेय औलिकर वंश के राजाओं को ही जाता है। क्वेश्चन आता है यशोधर्मन की उपलब्धियां, देखते हैं। यशोधर्मन उत्तर भारत का महान विजेता रहा, हूणों के आक्रमण का प्रतिरोध किया, मेहरकुल जो कि हूणों का शासक था को पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया और शासन की अनेक उपाधियां मिली जैसे कि जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज आदि। इस तरह से हमारी यशोधर्मन की उपलब्धियां हुई। नेक्स्ट लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। औलिकर वंश ने मालवा क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह काल मालवा की समृद्धि काल के रूप में जाना जाता है।
हालांकि 543 ईस्वी के बाद इस वंश का पतन शुरू हो गया और गुप्त शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया। फिर भी औलिकर वंश की विरासत मध्य प्रदेश के इतिहास के ऐतिहासिक ग्रंथों, अभिलेखों और शिलालेखों में जीवंत बनी हुई है। इस प्रकार से यह हमारा औलिकर वंश का परिचय निष्कर्ष हुआ। देखते हैं औलिकर वंश में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना है। हम लिखेंगे परिचय, मैप बनाएंगे, औलिकर वंश के संस्थापक, स्वतंत्र रूप से संस्थापक और उनकी उपलब्धियां, और अंत में निष्कर्ष के साथ अपना आंसर पूरा करेंगे। इस प्रकार आज हमने 3 वंशों के बारे में पढ़ा, गर्गवंश वंश, नागवंश और औलिकर वंश। शेष वंश का हम कल देखते हैं। और जो मेन टॉपिक है प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, इसमें मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप आगे भी इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।